हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स थ्योरी के बारे में। सेट जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। आई नो कि आप सबको वो टॉपिक बहुत इजी लगता है, बट क्या आपको पता है कि सेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट के ही चैप्टर में यूज नहीं आता, उसका यूज हमारे और भी कई 3 टॉपिक्स में होता है। कि हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स की थ्योरम यूज होती है। सेट्स की जो भी आपकी थ्योरी है वो पूरी प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। देन इसके बाद सेट जो है वो आपको यूज होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देन इसके बाद वो यूज होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको सेट की थ्योरी यूज होने वाली है। सो फ्रेंड्स, सेट्स की थ्योरी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने सेट्स पढ़ लिया और टॉपिक खत्म हो गया। सेट आपको और भी 3 टॉपिक में यूज आने वाला है। तो ये टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ये 3 आगे के टॉपिक भी आधे कवर हो जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास आती है थ्योरी। थ्योरी क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सेट की? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला तो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एंड द सेकंड वन इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स के बारे में हमने सुना है, बट एक्चुअली में सेट्स होते क्या है ये मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में या जनरल एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। देखिए, आपकी सबके घर में मम्मियाँ होती है, मम्मी ज्वेलरी पहनती है, सब पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं कि अरे बेटा मेरा वो सेट नहीं मिल रहा है, मेरा चूड़ियों का सेट नहीं बन रहा है। तो वो ऐसा क्यों बोलती हैं? चूड़ियों का सेट मतलब क्या, ज्वेलरी का सेट नहीं मिल रहा है मतलब क्या? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने चूड़ियों को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया। या जो उनका गले का सेट था उसमें उनके झुमके थे, उनका मांग टीका था, उनका गले का सेट था। तो ये सब एक अलग अलग चीजें थी जो उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दी थी। तो इसे हम सेट बोलते। तो जनरल लैंग्वेज में सेट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग थिंग्स को एक पर्टिकुलर यानी कि प्रॉपरली वे में अरेंज करना सेट्स कहलाता है। सेट समझ में आ गया? ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अलग अलग चीजें चाहिए एंड अच्छे से ऑर्डर में अरेंज चाहिए। ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लियर? तो सेट मतलब हमारे पास यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट लिखूं तो वो हो गया 1 2 3 4, ऐसे वो चलते जाते हैं और ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर डिस्क्राइब हुए यहाँ पर प्रॉपरली और सारे ही नंबर एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर ये लिखती 2 3 2 1 3, तो ये जो है ये सेकंड वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये वाला, ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे नंबर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। 2 मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाता है। तो 2 चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट हो गई सेट में। पहली तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज कि वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब कि अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद द अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर, मतलब कि सेट में आप ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं इसका सेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पर ये जो पहला सेट लिखा था 1 2 3 4, एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरा मन था कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं लिखना है, मुझे तो चेंज करके लिखना है। तो मैंने पहले 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। अभी ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन ऑर्डर चेंज होने से भी ये सेट ही रहेगा। सेट नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी है और वहां पर सारे एलिमेंट्स अलग अलग भी हैं। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। ओके, तो आई होप कि अभी आपको सेट्स क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ रही हूँ, तो उनके बेसिस पर आपको सेट की जो डेफिनेशन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहला हमारे पास है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। इवन चाहिए, नेचुरल नंबर्स चाहिए एंड लेसर देन 20 चाहिए। तो क्या सेट बन सकता है मेरा? 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। तो ये मेरे पास क्या हो गए, सारे सेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स अलग अलग हैं और
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं मतलब। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सेट हो गया। क्यों? क्योंकि सारे ही नंबर्स अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग नंबर से। तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया। फैक्टर्स ऑफ 34, तो 34 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, देन 17 होता है, एंड देन 34 खुद होता है। तो ये 4 फैक्टर्स तुम्हें यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ, 1, 2, 17 एंड 34। तो ये भी आपका सेट हो गया, क्योंकि सारे ही नंबर्स अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास। नाउ समझो कि मैंने किसी क्लास में, 8th क्लास है मेरे पास, 8th क्लास में मैं सारे बॉयज के नेम का एक सेट बनाना चाहती हूँ, सारे बॉयज के नेम का एक सेट बनाना चाहती हूँ। तो क्या होगा, समझो अब उस क्लास में 10 बॉयज है या 5 बॉयज है, तो उन सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं। एक का नाम राम हो गया, एक का श्याम हो गया, एक का उनके पास हो गया अमित, एक हो गया उनके पास सुमित ले सकते हैं हम। तो ये अलग अलग नेम हो गए, तो ऐसे उनके पास ये क्या बन गया, सेट बन गया, क्योंकि पांचों नाम अलग अलग है। अब आप बोलोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है टीचर कि एक क्लास में एक ही नाम के 2 बॉयज हो, बिल्कुल हो सकता है, तो हम वहां पे उनका सरनेम भी ऐड कर लेंगे, तो वो एक सेट की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ इंडियन मोबाइल कंपनीज। इंडियन मोबाइल कंपनीज में जितनी भी इंडिया की मोबाइल कंपनीज है उन सबके नाम आ जाते हैं। तो हर एक मोबाइल कंपनी एक अलग ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई किसी के जैसी नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए यहाँ पर भी वो किसकी तरह रिएक्ट करेंगी, सेट की तरह रिएक्ट करेंगी। जैसे एयरटेल एक कंपनी हो गई, उसके बाद आइडिया एक हो गया, उसके बाद हमारे पास जियो एक हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या हो गई है, मोबाइल कंपनीज हो गई है इंडिया की। नेक्स्ट इज ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर। पॉसिबल अरेंजमेंट से मैं यहाँ पर मतलब हो गया कि एक बार मैंने लिख दिया पी क्यू आर, फिर मेरे कोई फ्रेंड आया, उसने बोला तूने पी क्यू आर ई क्यों लिखा है, जरूरी थोड़ी है जो जैसे चल रहा है वैसे ही लिखे, मुझे नहीं लिखना, मुझे चेंज करके लिखा है। उसने लिख दिया क्यू पी आर। अच्छा बाबा ठीक है। फिर एक और फ्रेंड आया, उसने बोला ये भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और लिखो, तो उसने लिख दिया आर पी क्यू। फिर उसने लिख दिया क्यू आर पी। ऐसे उसने करके बहुत सारे उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर बन सकते थे वो सारे उसने यहाँ पर लिख दिए। तो क्या हो गया कि देखो आपका कोई भी कोई भी जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है पी क्यू आर का वो एक जैसा नहीं है, सारे अलग अलग है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर एक सेट हो गया। तो आई होप कि इन एग्जांपल्स के बाद आपका सेट का जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये जो हम सेट लिखते हैं 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा था। तो इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एक्चुअली में क्या, 1 2 3 4 को यहाँ पर बोला जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कि जो सेट के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है जो कि होता है एलिमेंट्स। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल ऑफ सेट्स। सिंबल ऑफ सेट्स में हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो सेट्स लिखते टाइम या सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज होते हैं। तो आपको उन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वही सिंबल्स मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले होता है आपके पास ई के जैसा एक साइन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, भी आप इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, और सिंपली इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब कि अगर किसी 2 नंबर के बीच में या 2 लेटर्स के बीच में ये साइन लगा दिया जाए तो उसका मतलब हो गया कि पहला लेटर जो है वो दूसरे लेटर को बिलोंग करता है। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास होता है उल्टा ए, तो मतलब होता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, सबके लिए यूज होने वाला। ठीक है, ये सब साइन सेट की फॉर्म्स और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज होते हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए। देन इसके बाद आपके पास होता है ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट। इसके बाद एक कॉमा का साइन होता है जिसका मतलब होता है एंड। एंड के बाद होता है कॉलम का साइन, कॉलम या फिर बार। कॉलम यहाँ पर मतलब कि जो 2 डॉट होते हैं जिसे हम रेशो में भी यूज करते हैं वो, या फिर इसका मतलब होता है सच दैट।
ओके, तो ये कुछ साइन थे जो आपको सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज होने वाले हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। सेट तो अभी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, बट सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, आई मीन सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सेट को लिखने के हमारे पास मेनली 3 वेज होते हैं। 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीसरा मैं आपको लिख के बताऊंगी कि क्या होता है। पहला है रोस्टेड या टेबुलर फॉर्म। ये होता है सेट का, बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट सेट के एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज बतानी थी कि जब भी कोई सेट लिखा जाता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर जो नंबर्स या नेम लिखे जाते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, वैसे ही कोई भी सेट जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए कैपिटल लेटर्स ही यूज होंगे। वो कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हैं, बट दे शुड बी कैपिटल ओनली। ओके, क्लियर। नाउ सपोज मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म हो गई या टेबुलर फॉर्म हो गई, जिसमें आपको डायरेक्टली सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में पता चल रहा है। मतलब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि यहाँ पर सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। पोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हो गया जहां पर मैंने डायरेक्ट ही नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक के। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास A E I O U। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने सारे वॉवल्स लिखे हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वॉवल्स मतलब क्या होते हैं। A E I O U आपको एलिमेंट्स पता चल रहे हैं। तो ये भी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गई। अब समझो कि मुझे इसको किसी और वे में भी रिप्रेजेंट करना है। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्यों बोलते हैं उसे, समझो मुझे ए ही सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट लगाया जाता है। ये जो ब्रैकेट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी के अंदर सेट रिप्रेजेंट होता है। देन x लिख के मैं यहाँ पर x को डिफाइन करूंगी कि x क्या है। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। ओके, क्या हो गया, मैंने डिफाइन कर दिया कि x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड x की वैल्यू लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स मेरे सेट में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास इस वाले सेट का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब अगर मुझे b का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सेम, मैं पहले ब्रैकेट लिखूंगी, देन x, देन कॉलम साइन, एंड देन हम x को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, x इज अ वॉवल, x इज अ वॉवल। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये सारे x की मतलब जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे x के वैल्यूज बन जाएंगे। तो ये आपका सेट बन गया। क्लियर। अब इसका एक और थर्ड वे होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअली में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता और कहीं पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ। विजुअल फॉर्म मतलब हमने एक सर्कल यानी कि एक ओवल शेप बना ली और उसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये मेरे पास हो गया इसका विजुअल फॉर्म। या फिर एक और मैंने यहाँ पर ये बना दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास विजुअल। पहला होता है हमारे पास रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिसमें आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। सेकंड हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर एक्स को डिफाइन किया होता है कि वो एक्चुअली में क्या है। वहां से आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में डिफाइन कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एंड द थर्ड इज विजुअल फॉर्म, जहां पर हम एक ओवल शेप बना के उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो आई होप कि अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया है, राइट द सेट B इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको एक सेट दे दिया है। ये कौन सा सेट है, कौन सी फॉर्म है, कोई बता सकता है कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म है आपके पास यहाँ पर रोस्टर फॉर्म।
इस रोस्टर फॉर्म को यानी कि टैबुलर फॉर्म को आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर उन्होंने कौन से नंबर्स दिए हैं, पहला 1 दिया है, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 9 है, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स हैं तो आप इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हो कि b इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन x, देन कॉलम साइन, एंड देन वी विल डिफाइन द x कि x क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, वेयर n की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 से ग्रेटर देन है बट 10 से लेस देन है, एंड n इज अ इंटीजर। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए कैसे मैंने उसको चेंज कर दिया कि ये आपकी रोस्टर फॉर्म थी, हमारे पास ऑड नंबर्स थे तो हमने बता दिया कि x की जो वैल्यू है वो 2n माइनस 1 से निकाली गई है। 2n माइनस 1 में क्योंकि हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं n, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि n जो है वो 0 से 10 के बीच की वैल्यू है, जहां पर n जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर है। Next question, write the set a is equals to x such that x is a positive integer and x square is less than 50 in the roster form। मतलब अभी आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। बहुत सिंपल है, उन्होंने क्या बोला है कि पहली चीज तो x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 50 से कम होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर सारी ही पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है और वो वैल्यूज 50 से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पहला ले सकते हैं 4, एंड देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 25, देन 36 एंड देन 49। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, सेट ए हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी थी और वो वैल्यू 50 से लेस देन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 से लेके 7 तक के ही स्क्वायर्स लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है एंड सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि रोस्टर फॉर्म बहुत इजी होती है, इजीली आप पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या है या सेट में क्या दिया गया है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में पता लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर आपको उसकी डिटेल्स पता नहीं है या आपने उसकी थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है क्योंकि जब JEE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको रोस्टर फॉर्म नहीं दी जाती सेट की, वहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप उसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर पाएंगे।